बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोमायोपैथीज़। ठीक है, इसमें पहले आपको टाइप्स पता होनी चाहिए। एक तो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दूसरी है हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जिसे हुक्म का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरी जो है वो है रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं, पहले आपको इनका पता होना चाहिए। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं दो पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ, ये आप लिख लें साइड पे, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज़ बन चुके हैं। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि S3 साउंड और S4 साउंड के हमने फिजियोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया था इसको, लेकिन फिर इसमें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन टॉपिक्स में से ये एमसीक्यूज़ कई बार बन चुके हैं। सिंपल आपने याद रखना है, लिख लेना है साइड पे कि S3 जो है आपको वॉल्यूम ओवरलोड में मिलती है। वॉल्यूम जब ओवरलोड हो, जैसा कि हार्ट फेलियर, इसमें आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट आपने S3 का याद रखना है, वो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये कंफर्म एमसीक्यूज़ हैं। सिंपल वो आपसे यही पूछेगा कि आपको S3 साउंड जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में मिलती है या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में या रिस्ट्रिक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव या इन तीनों में, तो आपने सिंपल आंख बंद करके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को चूज़ करना है। जबकि S4 साउंड जो है ये आपको किन में मिलती है, जो हाइपरट्रॉफिक जो है पेशेंट होते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उनमें ये मिलती है। ये सिंपल आपने इसको लिख लेना है। आप जो भी पेपर उठाएंगे उनमें ये कई बार एमसीक्यूज़ बन चुके हैं। S3 किन किन में मिलती है, हार्ट फेलियर में और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। S4 किन में मिलती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपको ये मिलती है। अच्छा, इनमें ना एक टर्म आएगी सार्कोमेयर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, नॉर्मल ये कंट्रैक्टिलिटी कराती है। ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी क्या कराती है, ये सिंपल आपने याद रखना है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त किस्म से समझ आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एक हमारे पास जीन होती है TTN। ठीक है, इसका काम होता है क्या है, सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटिन को इनकोड करना। ये नॉर्मल काम है TTN जीन का कि सार्कोमेरिक प्रोटीन टाइटिन को इनकोड करना। ठीक है, ताकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ना हो सके। ठीक है, ये एक नॉर्मल काम है। अगर आपकी इस जीन की म्यूटेशन हो जाए, TTN जीन की म्यूटेशन होगी, तो ये इसको इनकोड नहीं कर पाएगी। ठीक है, सिंपल चीज़ है। जब ये इसको इनकोड नहीं कर पाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। ठीक है, और इसने ये पॉइंट लिखा है कि 90% केसेस में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपने याद रखना है। और दूसरा, ये इडियोपैथिक भी होती है अक्सर। ठीक है, फैमिलियल में जो है इस तरह से रन करती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरी, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, जैसा कि कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, कोकेन पीता है, डॉक्सोरोबिसिन ये ड्रग लेता है। ठीक है, ये भी कई बार एमसीक्यूज बन चुका है। डॉक्सोरोबिसिन ड्रग किस में देखने को मिलती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर। कोई इन्फेक्शन हो सकता है जैसा कि कॉक्स सैकी, ये भी कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं इसी टॉपिक्स में। ठीक है, बी वायरस की वजह से। और चगास डिजीज़, ये भी कई बार एमसीक्यूज बन चुका है। ठीक है, इट्स मीन्स कि इसमें आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें याद रखनी है, इंशाल्लाह आपका पेपर उसी में से ही बनेगा। ठीक है, अब स्कीमिया जैसा कि क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ होगी, सिस्टेमिक कंडीशंस, हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, इसमें क्या है, आयरन अकामुलेट हो जाता है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल आपने इसमें इतना याद रखना है। फिर हमारे पास सार्कोइडोसिस है। सार्कोइडोसिस भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल आपने इसको इतना याद रखना है। थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में होता क्या है, T3 T4 हाईली जो है आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर। वेट बेरी, ठीक है, वेट बेरी जो है B1, विटामिन B1 का नाम होता है, जिसमें डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने की वजह से वेट बेरी होती है। फिर हमारे पास पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, तो इसमें देख लें कितनी उसने एटियोलॉजीज़ दी हुई हैं। इन एटियोलॉजीज़ में से कोई भी एक पिक करेगा और वो आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी कार्डियोमायोपैथी है, आपने डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को पिक करना है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपने याद रखना है हमेशा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। ठीक है, सिस्टोलिक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टोलिक और हमारे पास डायसिस्टोलिक का, इसमें
जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रैक्शन का मसला होगा, ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी का मसला होगा, इसमें रिलैक्सेशन का मसला होगा, ठीक है। अगर आपका हार्ट कंट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या ख्याल है, पानी उसमें भर जाएगा कि नहीं भरेगा, भर जाएगा ना, तो पूरे हार्ट में क्या है, पानी भर जाएगा। जब पानी भरेगा तो उसे इसलिए हमने बोला डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, ये सिंपल था। इसके बाद इसमें आपको एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाइपरट्रॉफी कौन सी मिलती है, एक्सेंट्रिक या हमारे पास दूसरी होती है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक आपको हाइपरट्रॉफिक में मिलती है, जबकि एक्सेंट्रिक जो है, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ आपको हाईलाइट ठीक से नज़र आए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकली भी और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अच्छा, इसमें आपको क्या है, एक्सेंट्रिक जो है हाइपरट्रॉफी मिलती है, ये सीधे सीधे एमसीक्यूज़ है। एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी असल में होती क्या है, अगर आपको सार्कोमेयर क्या है एडिड इन सीरीज़ मिले, सीरीज़ के अंदर मिले, तो उसे हम एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का नाम देते हैं। अच्छा, कंपेयर टू एथलीट्स हार्ट वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट फैसिलिटेट द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्लू बताता जाऊँ, ये एथलीट्स में नहीं होती डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जबकि आपकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एथलीट्स में होती है, और ये एमसीक्यूज़ कई दफ़ा बन चुका है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दुनिया का उठाएंगे तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी किसकी वजह से हो सकती है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, जिसका दूसरा नाम है टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है इसे। असल में होता क्या है, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये आपके क्या है, वेंट्रिकल्स का है साइड, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ये आपके वेंट्रिकल की क्या है, एपिक्स है। एपिक्स पे इस तरह से क्या है, बलून टाइप बन जाता है। क्यों बनता है ये बलून टाइप एपिकल, क्योंकि आपके जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाती है ड्यू टू कोई भी स्ट्रेसफुल क्या है सिचुएशन होती है, लेट्स सपोज किसी की डेथ हुई है, ठीक है, डेथ की वजह से आपका क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। या हमारे पास किसी का दिल टूटा है, ठीक है, दिल टूटा है किसी का, तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ेगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ेगी तो जो एपिक्स है उस पर बैलून टाइप जो है आपको अपीयरेंस मिलेगी, जिसे हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का नाम देते हैं, ठीक है। तो दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुत सुनहरी जो है टॉपिक था स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी वाला। अब इसमें हम फाइंडिंग्स देखते हैं हार्ट फेलियर के अंदर, और S3 जो है आपको मिलती है प्लस डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर मिलती है, ठीक है। इसके बाद सिस्टोलिक रिजिडिटेंट मर्मर, ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट हो गया। डायलेटेड हार्ट ऑन इकोकार्डियोग्राम, जब आप इकोकार्डियोग्राम करते हैं डायलेटेड हार्ट मिलता है। बैलून अपीयरेंस मिलती है जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने क्या है, सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करा देनी है। जब सोडियम रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, तो आपका जो पानी है, असल में नॉर्मल होता क्या है, जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहाँ वहाँ आपका पानी घूमता है, ठीक है। जब आप सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कराएंगे तो पानी वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, आर्ब्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, सेक्यूबिट्रिल दे सकते हैं, डायरेटिक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, स्पाइरोनोलेक्टोन, अच्छा आईसीडी दे सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये ड्रग्स आप क्या है इन पेशेंट्स में दे सकते हैं। इनको आपने सिंपल देख लेना है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो आपको समझ ना आई हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है। इसमें मैं फिर आपको वही चीज़ बताऊं, आपकी सार्कोमेरिक प्रोटीन होती है, सार्कोमेरिक प्रोटीन होती है जो कि जिसमें एक प्रोटीन होती है मायोसिन, ठीक है। मायोसिन बाइंड करती है नॉर्मल किसके साथ, हमारे प्रोटीन सी और बीटा मायोसिन हैवी चेन के साथ, प्रोटीन सी, ठीक है, प्लस हमारे पास बीटा मायोसिन हैवी चेन के साथ क्या है, ये बाइंड करती है। अब इसमें होता क्या है, इनकोडिंग सार्कोमेरिक प्रोटीन का क्या है, म्यूटेशन हो जाता है मोस्ट कॉमनली, और ये भी फैमिलियल में रन करती है, और ये ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट है। इसमें ये पॉइंट्स आपने याद रखने। अच्छा, इसमें सिंकोपी होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये वही बात आ गई कि यंग एथलीट्स में ये कई बार एमसीक्यूज बन चुका है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया की वजह से यंग एथलीट्स की डेथ हो जाती है। साइड पे आप इसको बेशक उर्दू में लिख के ठहरा दें कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया में
एरिथमिया होने की वजह से यंग एथलीट्स की डेथ हो जाती है, किस में? हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में। यही सिंपल एमसीक्यूज आपसे बार बार वो पूछता है। अच्छा, इसके बाद फाइंडिंग आपको S4 मिलता है, इसमें सिस्टोलिक मरमर मिलता है, मेसी मिट्रल रिजर्जिटेशन, इसमें मिट्रल रिजर्जिटेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ड्यू टू द इम्पेयर्ड मिट्रल वैल्व क्लियर। अब ये पॉइंट्स हो गए सिंपल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ये डायस्टोलिक क्या है, डिस्फंक्शन है। डायस्टोलिक मीन्स कि ये इसमें रिलैक्सेशन का मसला होगा, आपका हार्ट रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेस द वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। अच्छा, इसमें आपको कंसेंट्रिक का क्या मतलब है? आपको सार्कोमेयर्स क्या है, पैरेलल मिलेगी, ठीक है। अगर पैरेलल मिले तो उसे हम वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी का नाम देते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? मोस्टली सेप्टल प्रीडोमिनेंस की वजह से। ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के एक सेप्टम होता है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। उस सेप्टम की क्या है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब हाइपरट्रॉफी होगी तो आपको क्या है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। तो सिंपल इसको आपने इस तरह से याद रखना है। और इसमें फाइब्रोसिस होने के भी चांसेस होते हैं। क्लासिफाइड एज हाइपरट्रोफिक obstructive कार्डियोमायोपैथी व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट इज obstructed, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझा दिया। डिस्पनिया मिलता है, पॉसिबल जो है सिंकपी मिल सकती है। तो ये भी आपको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंकपी मिलती है किसमें, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर। अच्छा, इसके बाद ये वाला पैराग्राफ जो है, ये वाली 2 लाइंस, इसमें आपने क्या लिखना है, साइड पे लिखने बेशक, इनमें लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरा का पूरा थिक हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ ब्लू कलर से, ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल इस तरह से क्या है, थिक हो जाएगा। ठीक होने की वजह से क्रोनिक हाइपरटेंशन होगी, फ्रेडरिक एटेक्सिया होगा उन पेशेंट को, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट आपने याद रखना है। इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे आपने, एथलीट्स, हमने कौन सी मोस्ट कॉमन रीज़न बताई थी हाइपरट्रॉफी के अंदर, एथलीट्स वाली बताई थी ना, एक्सरसाइज की वजह से। तो हाई इंटेंसिटी वाली जो एक्सरसाइजें हैं वो आपने पेशेंट उसको कहना है, एथलीट को आपने नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन वॉर्स हो सकती है। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसा कि वेरापेमिल, ठीक है। आईसीडी इफ हाई रिस्क है। इसके बाद अवॉइड करनी है ऐसी ड्रग्स जो प्री लोड को कम करती हैं, जैसा कि डायूरेटिक और वैज़ोडाइलेटर्स। ऐसी ड्रग्स हमने हरगिज़ नहीं देनी इन पेशेंट्स को जो कंडीशन को वॉर्स करें, ठीक है। इस इतना था हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का। अच्छा, इसके बाद इन्फिल्ट्रेटिव या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या है, इसमें सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने क्या याद रखना है, इनमें प्रोटीन की डेपोजिशन होती है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में अगर प्रोटीन डेपोजिशन हो तो उसे हम रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव क्या है, कार्डियोमायोपैथी का नाम देते हैं। असल में इन्फिल्ट्रेटिव आपको जहाँ पे भी कोई टर्म नज़र आए, सब्सटेंस अकामुलेट होते हैं, जैसा कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। इस टॉपिक में हमें क्या है, प्रोटीन क्या है, डेपोजिशन मिल रही है, जैसा कि पोस्ट जो है रेडिएशन फाइब्रोसिस, लॉफलर इंडोकार्डियोसिस को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फिलहाल इनकी काजेज़ पढ़ लें। इंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टिक, जिसमें आपके इंडोकार्डियम जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके इंडोकार्डियम में आपका फाइब्रोलास्टिक टिश्यू थिक हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी बीमारी है, इंडोकार्डियल फाइब्रो इलास्टिसिस है। इसके बाद अमाइलोइडोसिस, इसमें प्रोटीन डिपोजिशन होती है। सार्किडोसिस में भी होती है। हेमोक्रोमेटोसिस में आयरन होती है। ये मैंने जो है आपको पहले से बता दिया है। सार्किडोसिस में एक एमसीक्यू बनता है, वो आपने याद रखना है। इसमें नॉन सिसेटिंग क्या है, ग्रेनुलोमास बनते हैं। ये भी एमसीक्यूज कई दफ़ा बन चुका है, साइड पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी डायस्टोलिक क्या डिसफंक्शन इश्यूज़ है, कैन हैव द लो वोल्टेज ईसीजी डिस्पाइट थिक मायोकार्डियम स्पेशली इन एमाइलोइडोसिस। अब लॉफलर इंडोकार्डियोसिस क्या है, इसको मैं आपको जो है सिंपली बताता हूँ। अगर आपको क्या है, मायोकार्डियम में इसेनोफिलिक क्या इन्फिल्ट्रेट्स मिलें, ठीक है, उसे हम लॉफलर इंडोकार्डियोसिस का नाम देते हैं। और ये बीमारी किसके साथ एसोसिएट होती है, हाइपर इसेनोफिलिक सिंड्रोम के साथ। इस मीन्स कि आपको इसेनोफिल्स लेवल्स हाई मिलेंगे, तो उनमें लॉफलर इंडोकार्डियोसिस होती है। सिंपल, लॉफलर इंडोकार्डियोसिस ड्यू टू हाइपर इसेनोफिलिक इन मायोकार्डियम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन टॉपिक्स में जितना मुझसे हो सका, जितनी एफ़र्ट मैंने लगाई, तो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे आपके टॉपिक। इसको आपने फिर से सुन लेना है वॉइस को, लेक्चर को। इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्या है, क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी।
वैसे जो MCQs बनते थे वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट फेलियर का, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपका हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता। जब पंप नहीं करेगा तो आपके हार्ट की तरफ जो है परफ्यूजन कम होगी। जब परफ्यूजन कम होगी तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर होगा। तो इसमें आपको क्या क्या परेशानियां मिल सकती हैं? एक तो डिस्पनिया मिल सकता है। अगर आपको ऑनलाइन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिले तो उसे हम ऑर्थोपनिया का नाम देते हैं। फटीग होगा पेशेंट, ठीक है। S3 साउंड, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको अलग से लिखवाई थी, ये 3 चीज़ें, ठीक है। S3 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें थी? एक तो आपका हार्ट फेलियर, दूसरा आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। S4 के अंदर जो थर्ड चीज़ थी वो क्या थी हमारे पास? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो ये पॉइंट्स लिखवाए थे, इनको आपने हर किसी नहीं बोलना क्योंकि ये कई बार MCQ सिंगल लाइन आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद रेल्स क्यों होंगे इन पेशेंट को? ड्यू टू पुल्मोनरी एडीमा। पुल्मोनरी एडीमा होने की वजह से रेल्स होंगे। इसको जुगुलर वेनस डिस्टेंशन क्यों होगी? इसको फ़िलहाल स्किप कर दें, स्किप ना करें, मतलब पढ़ लें, लेकिन इस कंसेप्ट को रहने दें। नीचे हम ये डिटेल आएगी, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको ये क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पिटिंग एडीमा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको पिटिंग एडीमा मिल रहा है। जब आप किसी भी चीज़ को क्या है प्रेस करते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर वो प्रेस करने पे अगर वो डिले कर जाए, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने अंगूठा या फिंगर्स रखी हैं तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बन गया है, ठीक है। अगर इस तरह के गड्ढे बनने लग जाए उसे पिटिंग एडीमा का नाम देते हैं। अगर प्रेस करने पे इस तरह से पिटिंग एडीमा ना बने उसे हम नॉन पिटिंग एडीमा का नाम देते हैं। तो इस तरह से एक आप फाइंडिंग क्लिनिकली बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन के और डायस्टोलिक डिसफंक्शन के। सिस्टोलिक डिसफंक्शन सिंपल, इसमें क्या है, आपका हार्ट क्या है कंट्रैक्ट नहीं कर पाता और इसमें आपका हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता। तो इसमें जो कंसेप्ट मैं बताऊं वो आपने याद रखना है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसकी वजह से इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, कंट्रैक्टिलिटी कम होगी। ये क्यों होता है इसमें मैं आपको अब समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं करेगा, जब हार्ट कंट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी क्योंकि जब वेंट्रिकल ही कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड एओर्टा में नहीं जाएगा। जब ब्लड एओर्टा में नहीं जाएगा तो क्या ख्याल है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल रहेगा ना, तो इसलिए आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा ये हम देखते हैं। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा जब ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में ही नहीं जाएगा तो वो ब्लड वेंट्रिकल में ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड आपके वेंट्रिकल में ज़्यादा हो जाता है तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये भी आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑफन सेकेंडरी टू इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उनमें ये आपको ये हम पढ़ चुके हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक डिसफंक्शन मिल रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है डायस्टोलिक डिसफंक्शन, इसमें आपको हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड, इट्स मीन्स कि आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपकी प्रिजर्व्ड रहेगी, ठीक रहेगी और नॉर्मल इन डायस्टोलिक वॉल्यूम रहेगा। ये क्यों? क्योंकि आपका ब्लड बिफोर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल क्या है पड़ा है, तो उसकी वजह से आपका क्या है नॉर्मल होगा ये। इसके बाद कंप्लायंस कम होगा, ऑफन सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, ये चीज़ हो गई है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है कि राइट हार्ट फेलियर क्या है हमारे पास, मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर से क्या है राइट हार्ट फेलियर होते हैं। कोर पल्मोनाई क्या है, रेफर्स टू हमारे पास क्या करता है, आइसोलेटेड राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू द पल्मोनरी काज। तो ये आपने लिखना है इसको, कोर पल्मोनरी ड्यू टू किसकी वजह से होता है, राइट हार्ट फेलियर की वजह से होता है। सिंपल इसको आपने इस तरह लिख लेना। अच्छा, एसी इनहिबिटर, ये ड्रग्स उसमें ट्रीटमेंट बताई हुई है, ठीक है। एसी इनहिबिटर आर्म्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेफ्रोलिसिन इनहिबिटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट इन एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। एक्यूट जो है सेटिंग में आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनका काम क्या होता है, आपके हार्ट फेलियर जो है रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की मोर्टेलिटी को कम करते हैं। लूप और थायराइड डाययूरेटिक्स यूज फॉर सिम्पटोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं। हाइड्रोलाजीन विद नाइट्रेट थेरेपी इम्प्रूव्स बोथ सिम्टम्स एंड मोर्टेलिटी इन द सेलेक्टिव पेशेंट्स। तो इसको हाइड्रोलाजीन को हम फार्मा के अंदर जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको इतना पढ़ लें। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हार्ट फेलियर अगर राइट साइड पे हो और लेफ़्ट साइड पे, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंपल, आपने लेफ़्ट हार्ट फेलियर में क्या याद रखना है, ऑर्थोपनिया, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर
ऑन लाइंग पे, ठीक है, सोते हुए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो उसे हम ऑर्थोपनिया का नाम देते हैं। सिंपल, इसमें अपनी ये चीज़ याद रखें। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, इसमें क्या होता है, ब्रेथलेस अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप, ठीक है, होगा जिससे वेनस रिटर्न बढ़ेगा, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में वेनस रिटर्न बढ़ेगा, ठीक है, ये आपने सिंपल याद रखना है। इसके बाद पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा इसमें क्या है, आपको एक फाइंडिंग दी है, इम्पोर्टेंट है। अगर लंग्स में HF सेल्स हीमोसिडेंटेड मैक्रोफेजेस मिले, वो मैक्रोफेजेस जो RBC को खाएं, तो उसे हम हीमोसिडेंटेड मैक्रोफेजेस का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसको आपने साइड पे लिख लेना है, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस ड्यू टू लंग्स में पानी भरने की वजह से, H2O लिख लें बेशक, लंग्स में पानी भरने की वजह से होती हैं ये तीनों कंडीशन। सिंपल, आपने इसको यही याद रखना है, कंसेप्ट है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास राइट जो है हार्ट फेलियर, इसमें कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली क्यों होती है, ठीक है, और जुगुलर वेनस डिस्टेंशन क्यों होती है, पेरिफेरल एडिमा क्यों होता है, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह कंसेप्ट के साथ। आपको ज़बरदस्त किस्म से क्या है समझ आएगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ कि ये हमारा राइट हार्ट फेलियर वाली कंडीशन है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे राइट हार्ट फेलियर। अगर आप लिखना चाहें लिख लें, वरना समझना है तो समझ लें। राइट हार्ट फेलियर में जैसा कि राइट वेंट्रिकल अगर फेल कर गया है, तो राइट एट्रियम में क्या है, आपका बैकवर्ड प्रेशर क्या है, बैकवर्ड प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। बैकवर्ड प्रेशर क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, उसकी वजह से। अच्छा, जब ये होगा तो आपकी दो कंडीशंस आएंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ कि सुपीरियर वेना कैवा है, ये आपकी इंफीरियर वेना कैवा है। अब प्रेशर अगर आपके सुपीरियर वेना कैवा में बढ़ेगा तो वो जुगुलर डिस्टेंशन करा देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। जुगुलर डिस्टेंशन क्यों होता है, जब सुपीरियर वेना कैवा में प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से। और इंफीरियर वेना कैवा में क्या है, इसमें आपने याद रखना है, जब प्रेशर बढ़ता है इंफीरियर वेना कैवा में, इंक्रीज प्रेशर इन पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन में भी क्या है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके इंफीरियर वेना कैवा ब्लड कहाँ से लेती है, हेपेटिक वेन्स से। हेपेटिक वेन्स से इंफीरियर वेना कैवा क्या है, ब्लड लेती है, तो इसकी वजह से आपको हेपेटोमेगैली होगी। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरा पेरिफेरल जो है हमारे पास एडिमा क्यों होता है, ये हमने देखना है इसमें। अब ब्लड ने क्या होना होता है, ड्रेन होना होता है पेरिफेरल वेजल्स में, ठीक है, नॉर्मल। जब प्रेशर ही ज़्यादा है तो क्या ख्याल है आपका, पेरिफेरल वेजल्स में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड ज़्यादा जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। इसको अगर समझ नहीं आई फिर से दोबारा सुने, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये वाली लाइन है, ज़बरदस्त किस्म की, कई बार MCQ बन चुका है कि नॉट मेग लिवर या मोटल डिफरेंस किस में मिलती है, कंजस्टिव हेपेटोमेगाली के अंदर मिलती है, तो इसको आपने याद कर लेना है। और ये कार्डियक क्या है, सिरोसिस भी करा सकता है, ये पॉइंट्स आपने पढ़ लेने हैं। जो कंसेप्ट थे मैंने आपको समझा दिए। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। नॉर्मल आपने क्या लिखना है कि नॉर्मल आपका हार्ट जो है लिमिट तक डिमांड पूरी कर सकता है, एक लिमिटेड डिमांड पूरी कर सकता है, ठीक है। अगर वो डिमांड पूरी ना कर सके, अनकॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर करेक्टराइज बाय द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो इसमें क्या होगा, आपका सिस्टेमिक जो है वेस्कुलर रेजिस्टेंस ड्रॉप कर जाएगी। जब वो ड्रॉप करेगी तो वेजो डायलेशन से हो सकती है या आर्टरियोवेनस शंट से। आर्टरियोवेनस शंट क्या होता है, इसमें आपको मैं समझाता हूँ, इसको आपने साइड पे लिख लेना है। नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नॉर्मल क्या होता है, ये आपकी लेट्स सपोज आर्टरी है, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्लड आपका आर्टरी से होता हुआ कैपिलरी में जाता है, नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिलरी से फिर ये टिश्यू में जाता है, नंबर 3 से फिर हमारे पास यहाँ पे आपकी वेन में जाता है। तो ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन है ब्लड की। अगर आपका ब्लड आर्टरी से डायरेक्टली वेन में चला जाए तो उसे हम आर्टरियोवेनस शंट का नाम देते हैं। तो इस कंसेप्ट को अपने साइड पे लिख लेना है। ये कई टर्म्स जो है दी गई है, तो इनको मैं सिंपली बताता हूँ आपको, इनको साइड पे लिख लिया करें। अच्छा, ये अब किन वजूहात की वजह से हाई
जो है आउटपुट कार्डिक फेलियर जो है हार्ट फेलियर मिलता है। तो एक तो सीवियर ओबेसिटी, ठीक है, वो कंडीशंस जो सीवियर हों उनमें आपको ये दिखाई देता है। एडवांस्ड सिरोसिस, सीवियर एनीमिया के अंदर, हाइपरथायराइडिज्म, वेट बेरीबेरी के अंदर, पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन के अंदर। अच्छा, पल्मोनरी और सिस्टेमिक वेनस कंजेशन साइन और सिम्टम्स में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बेसिक साइंसेस के MCQs हों या मेडिसिन के, तो उनमें ये लाजमी आपसे MCQs उनमें से बनाए जाते हैं। तो पहले तो आपको शॉक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। काफ़ी बच्चों को शॉक की डेफिनेशन नहीं पता होती। जब भी आपकी क्या है सेलुलर फंक्शनिंग या न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो, उसकी डिलीवरी ना हो पाए आपके ऑर्गन्स को या टिश्यू को, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, शॉक का नाम देते हैं। तो ये एक जो है इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो पहले आप नाम को ही समझें, हाइपोवोलेमिक शॉक। नॉर्मल इसमें क्या है, आपका हार्ट नॉर्मल होगा, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम्स का, ठीक है, या बर्न्स के पेशेंट का, जैसा कि वॉल्यूम में हेमरेज की बात करें तो वॉल्यूम कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, बर्न्स के पेशेंट में भी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसका सिंपल मैकेनिज़्म क्या है, वॉल्यूम डिप्लीशन है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, आपको एग्जामिनर इन चीज़ों के बारे में एक स्टेटमेंट बना के MCQs आपसे पूछ लेता है और पूछता है कि कौन सा शॉक है। तो इसमें जो मैं चीज़ें आपको बताऊँ इंशाल्लाह आपकी सारी क्लियर हों। अच्छा, CVP पहले है, सेंट्रल वेनस प्रेशर। जब बॉडी में वॉल्यूम नहीं है तो आपके राइट हार्ट की फीलिंग नहीं होगी। जब राइट हार्ट की फीलिंग नहीं होगी तो क्या ख्याल है, आपकी CVP इंक्रीज़ होगी कि कम होगी ना। तो ये एक क्लू है। इसी तरह पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसमें हमने क्या देखना है, जब लेफ़्ट एट्रियम में होता है, ये नॉर्मल क्या है, लेफ़्ट एट्रियम में उसका प्रेशर मेजर करने के लिए, देखने के लिए ये एक जो है ऐसे समझे मेथड है टू रूल आउट एनी प्रॉब्लम इन द लेफ़्ट एट्रिया। तो जब फ्लूइड डिप्लीशन होगी तो ये हमारे पास क्या है, कम होगा, ठीक है, ये भी पता चल गया हमें। फिर नेक्स्ट आता है कार्डियक आउटपुट। बॉडी में फ्लूइड नहीं है तो वेंट्रिकल में फीलिंग नहीं होगी। जब वेंट्रिकल में फीलिंग नहीं होगी तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा, तो हार्ट रेट को क्या है हमारे पास ज़्यादा करेगा, ठीक है, और ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो आपका SVR, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास SVO2, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, वेनस साइड कम हो जाएगी। ये एक पॉइंट था हाइपोवोलेमिक शॉक्स के बारे में, तो इनको आपने भूलना नहीं है। इसमें कोई स्किन चेंजेस लाइक होंगी तो सही, लेकिन इधर उसमें नहीं लिखी हुई, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका हार्ट एबनॉर्मल होगा, ठीक है। इसमें हार्ट नॉर्मल था, इसमें हार्ट एबनॉर्मल होगा। जैसा कि कुछ कंडीशंस हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को। इसी तरह हमारे पास क्या है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कोई वेल्वुलर क्या है डिसफंक्शन हो सकता है, कोई एरिथमिया हो सकता है। अच्छा, मैकेनिज़्म क्या है इसका, लेफ़्ट हार्ट डिसफंक्शन। अच्छा, इसमें आपको CVP क्या है, इंक्रीज़ मिलेगा। क्यों, अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स से होके राइट हार्ट में जाएगा, ठीक है। राइट हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा तो JVP को क्या है, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, उससे सेंट्रल वेनस प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, लेफ़्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होगा। जब लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होगा तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ जाएगा। बाकी जो हमारे पास ये वाली कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वाली स्टोरी है वही सेम है, ठीक है, उसको आप सुन लेना दोबारा, और इसको जो ऊपर मैंने बोला है, और ये भी सेम है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इसमें आपकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन निमोथोरैक्स, ठीक है, और कार्डिक टेम्पोनेट। और हाँ, यहाँ पे ना कोल्ड और क्लेमी स्किन मिलती है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। क्यों, क्योंकि आपका ब्लड जो है नहीं आ रहा। जब आपका ब्लड नहीं जाता किसी बॉडी की तरफ तो वो कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये कंसेप्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन नहीं होते, इम्पेडेड कार्डियोपल्मोनरी ब्लड फ्लो, तो इसमें ये पॉइंट आपने देखने।
उसके बाद आपने ये देखना है कि CVP अगेन आपको क्या रेज़ करेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर सिंपल आपने ये याद रखना है कि हार्ट भी नॉर्मल होगा, वॉल्यूम भी पूरा होगा। मसला आ रहा है ब्लड के मूव करने में, ठीक है, मसला आ रहा है ब्लड के मूव करने में, ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। CVP क्या है, आपको इंक्रीज़ मिलेगा दोनों कंडीशन के अंदर, लेकिन पुल्मोनरी कैपिलरी वेड प्रेशर क्या है, 1 मिनट ड्रॉप मिलेगा, जबकि कार्डियक टेम्पोनेट में हाई मिलेगा। ये एक अलग टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट कम होगा, ठीक है, SVR इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और SVO2 इसमें इंक्रीज़ होगी, और ये हमारे पास कम होगा। अच्छा, मैं एक आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगी तो SVR क्या है, बढ़ेगा। सिंपल कंसेप्ट इन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, SVR और कार्डियक आउटपुट का, ठीक है। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रही है तो SVR क्या है, बढ़ जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो SVR ड्रॉप कर देगा। तो ये कंसेप्ट आप यहाँ पे इन वैल्यूज़ में लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर क्या है, सेप्सिस, अर्ली एनाफ्लेक्सिस, ठीक है, कोई बाइट हुई है, ठीक है, उसकी वजह से, या कोई एलर्जी हुई है, CNS इंजरी, सिस्टेमिक वेज़ोडिलेशन, वार्म एंड ड्राई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मसला ब्लड का नहीं है, ठीक है, ब्लड है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको बॉडी क्या है, नॉर्मल वार्म मिलती है। CVP इनमें क्या है, आपको दोनों में कम मिलता है, और PCWP भी कम मिलता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ मिलेगा, और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि SVR कम मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन दे सकते हैं नॉर्मल, कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इनको वैल्यूज़ को रूल आउट करना है, और ये इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक जो है हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।